हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलो अपनी सीए इंटरमीडिएट की ऑडिट की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हम लोग चैप्टर 2 की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हमारा टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 ये 3 टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। अब इस वीडियो का एजेंडा हमारा है टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाओ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऑडिटर की, यानी आपकी होने वाली है। जब आप इंटर्नशिप शुरू करोगे, आर्टिकलशिप शुरू करोगे, तब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लोगे या फिर आप जॉब में जाओगे और ऑडिटिंग के काम शुरू करोगे, तब आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब टॉपिक नंबर 4 जो है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 2.5 के ऊपर दिया गया है। सो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? पेज नंबर 2.15 नहीं 2.15 को देखना है। अब देखो टॉपिक नंबर 4 ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1, 2, 3, 4 लाइन का टॉपिक दिया हुआ है। या ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इसका आप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल देखो, केवल 4 लाइन, यानी आप इसमें से समझ जाओ कि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कितना है। लेकिन इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा है क्या? नहीं है। तो हम ये 4 लाइन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ताकि गलती से अगर इंस्टीट्यूट की इच्छा हो गई और इंस्टीट्यूट ने इस पर सवाल पूछ लिया तो हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ठीक है मित्रों, देखो केवल 4 लाइन का टॉपिक है और उसके बाद आपका टॉपिक नंबर 5 शुरू हो जाता है। तो अभी हम इस वीडियो का कंप्लीट एजेंडा फोकस रहेगा टॉपिक नंबर 4 के ऊपर। आ जाओ अपने नोट्स में आ जाओ। ये देखो, ये है मित्रों आपका टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ऑडिट या किसी भी थियरी सब्जेक्ट को पढ़ोगे या किसी भी सब्जेक्ट की थियरी पढ़ोगे, तो आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को प्रॉपरली ब्रेक करके पढ़ना आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आपको सारे शब्दों का मतलब समझ में आए। आपको क्या है, ये एक्चुअल टेक्स्ट एज इट इज़ रिमेंबर नहीं करनी है। ये जो टेक्स्ट आपको दी हुई होती है आपके स्टडी मटेरियल में, उसका मतलब आपको ध्यान में रखना है, ताकि जब एग्ज़ाम में आप परफॉर्म करने जाओ, आंसर लिखने जाओ, तो वो मतलब आप अच्छे से लिख के आ सको। जब एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या पूछा है बच्चों को या स्टूडेंट्स को और उसने आंसर किस तरीके से दिया है, तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रट्टा, यानी आपको रट्टा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और मतलब आपको इस टेक्स्ट का समझना चाहिए। फिर आप उसको प्रॉपरली इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करके या हिंदी में, जो लैंग्वेज में आप पेपर देने वाले हो, वहाँ पे जाके प्रॉपरली सीक्वेंशियल मैनर में आपको आंसर लिख के आना है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के साथ साथ ही आपको अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेशन को भी प्रॉपरली डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कितना है? लिमिटेड है। जो हमारा आने वाला अटेम्प्ट होता है लिमिटेड समय है और तैयारी बहुत सारी करनी है। जैसे सीए फाउंडेशन की अगर एग्ज़ाम देते हो तो 4 सब्जेक्ट है, सीए इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट है, सीए फाइनल में जितने सब्जेक्ट होंगे दोनों ग्रुप मिला के वो, प्लस आपका ओरिएंटेशन भी रहेगा, आपका एडवांस्ड आईटीटी भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है। साथ साथ में आपका इंटर्नशिप भी शुरू रहेगा। तो सारा कुछ हमारा साइमल्टेनियसली होगा, उसी समय में हमें सारी प्रिपरेशन करनी है। तो आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, शब्दों को समझने की स्किल होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन प्लस शब्दों को समझने की स्किल को मिला के एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस अपने पीक पर होना चाहिए। जब आप इन तीनों डायमेंशंस को, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड इमोशनल फिटनेस, इन तीनों डायमेंशंस को प्रॉपरली स्टेबलाइज करके चैनलाइज करोगे, तब जाके आप अपनी एग्ज़ाम को पास कर पाओगे। तो अभी से ही फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस पे अपना काम शुरू कर दो। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ही आपको ये सारे काम करने हैं। 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा। आ जाओ जी, वापस आ जाओ।
तो टॉपिक नंबर 4 जो है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ओवरऑल ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाना और उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करें उसका प्लान बनाना। ठीक है जी। तो यहाँ पे मित्रों हमें 1 2 3 4 5 की पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। पहला की पॉइंट क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्लान। दूसरा, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तीसरा पॉइंट हमें सीखना है डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। चौथा पॉइंट हमें पता करना है डिस्कशन विद एंटिटीज मैनेजमेंट। और पांचवा पॉइंट हमें पढ़ना है मेंटेनिंग ऑडिट इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखना, रियल लाइफ सिचुएशन कैसी होती है। तो मित्रों ये है हमारे ऑडिटर साहब, ठीक है। और यहां पे है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी बिजनेस की बिल्डिंग है, दिस इज बिजनेस एंटिटी। जब हम कॉर्पोरेट सिनेरियो की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सिनेरियो में चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज होती है? ऑडिटर मीन्स क्या होता है? यहाँ पे आपकी सीए फर्म होती है, ठीक है। सीए फर्म में क्वालिफाइड सीए होते हैं, उसके बाद में सेमी क्वालिफाइड सीए होते हैं और आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, दैट मीन्स जनरल स्टाफ जिन्हें अकाउंटेंसी या टैक्सेशन या हमारे फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होता है। और आपके होते हैं इंटर्न्स जो एक्चुअल में ऑडिट या एंगेज इस तरीके के एश्योरेंस के काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारी बिजनेस एंटिटी है, इस बिजनेस एंटिटी में मित्रों आपके होते हैं ओनर्स। और ये जो ओनर्स है ये बिजनेस को चलाने के लिए कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस को चलाती है। मैनेजमेंट में आपके कौन कौन होंगे? सबसे पहले आपकी हायर मैनेजमेंट, फिर होंगे आपके मैनेजर्स, है ना, फिर आते हैं आपके टीम लीडर्स और फिर आते हैं आपके जनरल एम्प्लॉयज़। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हमने इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग में पढ़ी थी। आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा मैंने रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि मैं आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा सकूं। अब ये जो बिजनेस होता है मित्रों, ये बिजनेस पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी 12 महीनों में इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ऐसे 4 सेगमेंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है ये आपके पीएनएल में दिखते हैं। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ जो है आपकी, ये आपकी रिफ्लेक्ट होने वाली है बैलेंस शीट में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के पीएनएल एंड बैलेंस शीट है, इसको बनाने की जिम्मेदारी होती है आपके मैनेजमेंट की, दैट मीन्स ओनर्स की। जो हमारा ऑडिटर होता है, इस ऑडिटर को ये मैनेजमेंट रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे ऑडिटर साहब है, ये ऑडिटर साहब क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड यानी प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं, इनिशियल स्टडी करते हैं। उस इनिशियल स्टडी में से हमारे ऑडिटर साहब को इनकम, एक्सपेंसेस, असेट एंड लाइबिलिटी के सारे लाइन आइटम्स दिखते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट करना है तो कितने नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मुझे चेक करने पड़ेंगे, हाई रिस्क आइटम्स कौन से हैं, मीडियम रिस्क आइटम्स कौन से हैं और लो रिस्क आइटम्स कौन से हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिलिमिनरी स्टडी करने के बाद सबसे पहला काम जो है वो ऑडिटर क्या करता है? तो हमारे ऑडिटर साहब जो है वो सबसे पहले ऑडिट की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, यानी हमें क्या काम करना है। और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑडिट का प्लान प्रिपेयर करते हैं।
अब इसे आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स, और प्लान को आप कह सकते हो हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अब सेग्रीगेशन ऑफ वर्क, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी बिजनेस को कंडक्ट करते हैं मैनेजमेंट एंड ओनर्स, ये दोनों मिलकर, ठीक है। ये पोर्शन बिजनेस कंडक्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, अकाउंटिंग की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, और क्रॉस वेरिफिकेशन की चेकिंग करने की जिम्मेदारी ऑडिटर साहब की होती है। अब ऑडिटर साहब जो होते हैं हमारे, उनके पास रिसोर्सेस होते हैं, कौन से ये वाले रिसोर्सेस उनके पास होते हैं। दैट मीन्स स्किल, कॉम्पिटेंस, एक्सपर्टीज, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो ऑडिटर साहब अपने रिसोर्सेस को यूज़ करके इन्होंने बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करते हैं विद द, यानी इन आइटम्स को क्रॉस चेक करते हैं, इनके बारे में एविडेंसेस गैदर करते हैं और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इन चारों सेगमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। ये ओपिनियन जो जनरेट होता है वो ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान की मदद से जनरेट होता है, और ये सारा का सारा काम हमें एक स्पेसिफिक डेडलाइन में कंप्लीट करके देना होता है। दैट मीन्स 31 मार्च जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उसके बाद लगभग 60 दिनों के अंदर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो जाना चाहिए। एक बेसिक नॉर्म इस तरीके का आपको कंपनीज एक्ट में मिलेगा। तो मित्रों, ये एक ओवरऑल सिनेरियो, आपको कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट करने के बाद जो हमारे ऑडिटर साहब हैं वो पहले तो इनिशियल मीटिंग करते हैं इन लोगों के साथ में। इनिशियल मीटिंग में प्रिलिमिनरी रिसर्च होता है। प्रिलिमिनरी रिसर्च के बाद ऑडिटर को एंटिटी के बारे में आइडिया आता है, उसके इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो कैसा है वो पता चलता है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमारे ऑडिटर साहब ये वाला पोर्शन यानी ऑडिट की स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट का प्लान तैयार करते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं जिसमें हमें कंप्लीट ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट को प्रोवाइड करना होता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। अब हम लोग इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में से कौन से पार्ट पर फोकस कर रहे हैं, ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो मित्रों, ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें ये दो बातें अभी सीखनी है, ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाना और ऑडिट का प्लान बनाना। वही चीज़ें हम लोग नोट्स में अपने यहाँ पर सीखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटेजी एंड प्लान। स्ट्रेटेजी प्लान बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, जो मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी। एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग ऑडिट प्लान, डिस्कशन विद एंटिटीज मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग ऑडिट इफेक्टिवनेस। अब ये पॉइंट नंबर 4 जो है, डिस्कशन विद एंटिटीज मैनेजमेंट, ये ज़रूरी क्यों है। तो ये यहाँ पे आपको सिनेरियो जो दिख रहा है कि जब तक आपको मैनेजमेंट के साथ आप बात नहीं करोगे, फाइनलाइज नहीं करोगे, तब तक इनके पास जो अथॉरिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस करने की, वो एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। जब तक ये मैनेजर्स जो है आपको अप्रूव नहीं करते एज एन ऑडिटर, तब तक आपको इनके इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी के बारे में कोई भी डेटा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हमेशा मैनेजमेंट के साथ प्रॉपरली मीटिंग करना, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करना, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करना, ये ऑडिटर साहब के लिए ज़रूरी भी होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। इस तरीके से हमें टॉपिक नंबर 4 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना है। अब मित्रों, आ जाओ आप लोग हमारे एक्चुअल टॉपिक पे। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो चीज़ें आप करते हो ना, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करना, डिस्कशन करना, अपने टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग करना, उन्हें काम को समझाना, तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आपको हर बार जहाँ पे भी आप काम करोगे, सीए फर्म में, बिग 4 कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में, आईटी सेक्टर में, जहाँ पे भी आप एज अ अकाउंटिंग प्रोफेशनल या एज अ सीए स्टूडेंट या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करोगे, तो आपके पास एक स्किल हमेशा होनी चाहिए, और वो स्किल होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका ऐसे होना चाहिए कि आगे वाले को इंटिमिडेट आपको नहीं करना है। दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ काम करोगे, किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ आप काम करोगे, तो आपका फोकस केवल और केवल अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के ऊपर होना चाहिए।
ठीक है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, किसी को डांटना नहीं है, किसी का मान अपमान ज़्यादा करना नहीं है, हाँ जी नहीं करना है, बुट लीकिंग नहीं करना है। एज एन ऑडिटर हमें केवल हमारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करना है, अनबायस्ड रहना है, न्यूट्रल रहना है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को मेंटेन करना है। इस पूरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट के पास एंड एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास प्रॉपर यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, एक जो हम अभी वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो, एंड दूसरा होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक इलिस्ट्रेशन को विजुअलाइज किया, मुझे आपको कुछ बातें बतानी थी, मैं वो आपको वर्बली भी बता सकता था, लेकिन जब आपके सामने ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने क्रिएट किया, छोटे मोटे डायग्राम बनाए, कुछ शेप्स बनाए, ऑडिटर को ऑडिटर साहब कहा, है ना, आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, फिर आपको मैनेजमेंट की हायरार्की बताई, एक बिल्डिंग हमने इमेजिन की कि हाँ ऐसी एक फैक्ट्री बिल्डिंग होती है, ऑफिस बिल्डिंग होती है, फिर इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, तो ये होती है, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है, ये होती है। तो हमने क्या किया, पूरा एक इलिस्ट्रेशन, रफ इलिस्ट्रेशन ही सही, लेकिन हमने विजुअलाइज किया। तो एज एन ऑडिटर आप जब काम किसी को बताते हो तो कुछ लोग होते हैं जो शार्प होते हैं, जो जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा, IQ अच्छा होता है, तो उन्हें वर्बली समझ में आ जाता है, लेकिन हर टीम मेंबर को या हर मैनेजमेंट के मेंबर को आपकी बताई हुई बात समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास जो आप काम बताना चाहते हो, जो आप कॉन्सेप्ट बताना चाहते हो, उसको विजुअली एक्सप्लेन करने की भी स्किल होनी चाहिए। एज एन ऑडिटर मैं कह रहा हूँ, ये मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडिट से रिलेटेड ही बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मित्रों, सबसे मेन बात, कोई भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए, वर्बल एंड रिटर्न। जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ जो बात कर रहा हूँ, एज अ टीचर मेरे पास ये वर्बल कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, मेरे पास वो कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मुझे उस कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं किस तरीके से आपको ये समझाऊँ। ये अगर क्लियर है तो मैं आपको नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। सिमिलरली रिटर्न कम्युनिकेशन यानी जो आपको ये सारे नोट्स दिख रहे हैं, तो नोट्स में हमारे पास शुरुआत में क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने एक इंडेक्स बनाया, तो ये भी एक प्रकार का रिटर्न कम्युनिकेशन है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में रिटर्न कम्युनिकेशन ये हुआ, इस टॉपिक के बारे में रिटर्न कम्युनिकेशन इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑर्गेनाइज किया। सिमिलरली जो अभी हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो भी हमने प्रॉपरली रिटर्न यानी पॉइंट वाइज मैनर में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल। ठीक है मित्रों, क्यों? क्योंकि जो आपका ऑडिट रिपोर्ट होने वाला है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्मेट में मिलने वाली है। बैलेंस शीट जो है आपके पर्टिकुलर्स होंगे, नंबर्स होंगे, लाइन आइटम नंबर्स, लाइन आइटम्स अमाउंट, लाइन आइटम्स अमाउंट। तो जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है, वो आपको समझते आने चाहिए, अंडरस्टैंड करते आने चाहिए और अपना काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डिलीवर करते आना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ से आपने क्या लेसन सीखा? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाना और ऑडिट स्ट्रैटेजी में जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक रोबस्ट प्लान बनाना। तो ये सारी चीज़ें पहले आपके पास सोचने की शक्ति होनी चाहिए, उस सोच को प्रॉपर क्लैरिटी के साथ वर्बली एक्सप्लेन करने की शक्ति होनी चाहिए, और सिमिलरली जो चीज़ें आपने विजुअलाइज की है, जो चीज़ें आपने वर्बली अपने टीम को बताई है, वो ऑडिट प्लान में प्रॉपरली रिटर्न फॉर्मेट में भी आपको उन्हें देनी है इन द फॉर्म ऑफ अ चेकलिस्ट या ऑडिट प्रोसीजर्स, किस तरीके से उन्हें फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें आपको वर्बल कम्युनिकेशन प्लस रिटर्न कम्युनिकेशन दोनों का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। दो पार्टीज़ आपको हैंडल करनी है, एक आपके टीम मेंबर्स, दूसरे आपकी ओनर्स की मैनेजमेंट एंड उनके एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्किल हमेशा काम में आने वाला है। अब मित्रों, हम की पॉइंट्स तो पढ़ चुके हैं, 5 की पॉइंट्स हमने इंडेक्स में पढ़े थे, वही यहाँ पे रिप्रोड्यूस किए गए हैं। अब हम उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या आता है दोस्तों? पहला पॉइंट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्लान। एक ही पॉइंट है यहाँ पे, सिंपल है, ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान मत देना, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर पाओ।
The overall audit strategy and the audit plan are primarily the responsibility of the auditor. यहाँ पे हम केवल और केवल ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे जो ऑडिटर साहब हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाओ और ऑडिट का प्लान बनाओ। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑडिटर साहब की होती है, यानी जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी। It is the auditor's duty to establish and develop these elements to ensure a comprehensive and effective audit process. किसी भी ऑडिट प्रोसेस का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑन इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। ये 4 सेगमेंट्स में आपको अपना ओपिनियन देना है। इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी आपको मिलेंगे P&L अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में, अलॉन्ग विथ शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड जो भी डायरेक्टर्स या मैनेजर्स की रिपोर्ट होगी और जो डिस्क्लोजर्स होंगे, यानी नोट्स टू अकाउंट्स में सारे डिस्क्लोजर्स आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको एज एन ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिटर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाए और इस ऑडिट स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए एक ऑडिट का प्लान बनाए। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे क्लियरली हमें ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी एंड प्लान। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, यानी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 मेजर कैटेगरीज होती है, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी से रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो शेयर होल्डर्स को बताने चाहिए। और शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको इनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं 12 महीनों के, वो प्रॉपरली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके बनाए हैं या नहीं बनाए। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी डेपिक्ट द ट्रू एंड फेयर नेचर। ट्रू एंड फेयर नेचर मीन्स व्हाट? कि ऑडिटर का ओपिनियन ये कहता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी तरीके का मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। लेकिन ऐसे 200 हमें क्या बताता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ये कहता है कि कभी भी हम ऑडिट रिस्क ज़ीरो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑडिट का कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। ऑडिट का नेचर क्या है? ऑडिट का नेचर है रेगुलर एग्जामिनेशन। ऑडिट का नेचर फ्रॉड फाइंडिंग का नहीं है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, जनरल कंप्लायंसेस चेक करने का है। ये जनरल कंप्लायंसेस चेक करते करते अगर हमें फ्रॉड या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखता है तो बात अलग है, लेकिन ऑडिट का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कभी भी फ्रॉड फाइंडिंग या मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पिन पॉइंट करके फाइंड करना नहीं है। हम एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओवरऑल ट्रू एंड फेयर नेचर पे अपना ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपके ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना। तो रीजनेबल एश्योरेंस को अचीव करने के लिए आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट। ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच जो है वो आपको रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करने में मदद करेगा, वो आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरेट करने में मदद नहीं करेगा, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरेट करना हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच ऑफ द ऑडिट दैट विल हेल्प अस जनरेट रीजनेबल एश्योरेंस। दिस स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। तो मित्रों, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो 3 शब्द हमारे यूज में आने वाले हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ठीक है, और जब भी हम ऑडिट प्लान की बात करेंगे तो स्कोप, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। डायरेक्शन की जगह पर एक्सटेंट ऑफ, यानी कौन से एरिया को डीपली हमें एग्जामिन करना है, कौन से एरिया को सुपरफिशियल यानी सैम्पलिंग तरीके से ऑडिट करना है। ये बेसिक डिफरेंस आप स्ट्रेटेजी एंड प्लान के नॉमेनक्लेचर में ध्यान में रखना। दिस स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट. It serves as high-level framework that guides the detailed planning and execution of the audit.
तो ये था हमारा मित्रों एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 3 में हमें पढ़ना है डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। लॉजिकल मैनर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब भी कोई ऑडिट का काम आप करोगे तो सबसे पहले एज एन ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या समझ में आए कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनानी है एंड ऑडिट प्लान बनाना है। यहाँ पर हमें ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमें पॉइंट नंबर 2 में पता चल गई कि हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है, जिसमें हम लोग स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट के बारे में बात करते हैं। जब हमारा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बन जाता है तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम जो हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करें, उससे रिलेटेड हम लोग प्लान बनाते हैं। तो ये हमारा लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा है। पॉइंट नंबर 1 में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली, पॉइंट नंबर 2 में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बना ली। अब उस स्ट्रैटेजी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 में प्लान बनाते हैं। बेस्ड ऑन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी द ऑडिटर डेवलप्स अ डिटेल्ड ऑडिट प्लान, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे यहाँ पर उनको अचीव करने के लिए हम डिटेल ऑडिट प्लान बनाते हैं। The audit plan outlines the specific nature, timing and extent of audit procedures। जो बात मैंने आपको बताई, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में शब्दों का कैसे उपयोग होता है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। यहाँ पर क्या होता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये बेसिक डिफरेंस आप ध्यान में रखना। जब भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो बस स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तो स्ट्रेटेजी और प्लान का डिफरेंस आपको याद आ जाएगा। It translates the broad strategy into actionable steps, ensuring that all key areas are thoroughly examined। अब जब हमारे ये जो ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान है इसका हम एग्जाम्पल अगर सोचने की कोशिश करें और इसको हम अपने स्टडी से रिलेट करें, जैसा कि आप लोग अभी सीए इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है, ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है, कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट्स आपके हैं। ये 6 सब्जेक्ट्स पास होने के बाद न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन में आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। तो आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है, इन 6 सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली भी पास करना है, एग्रीगेट में भी पास करना है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में हमें एग्जेम्पशन लेके आना है। दिस इज़ योर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। जब आपने अपना गोल पोस्ट सेट कर लिया, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास होना है, एग्रीगेट निकालना है एंड अगर पॉसिबल हुआ तो एग्जेम्पशन हमें सब्जेक्ट्स में लाना है। ये आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी हो गई फॉर क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट। अब इस स्ट्रैटेजी को जहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेट किए हैं इसको अचीव कैसे करोगे, तो इसके लिए आप डिटेल प्लान बनाते हो। जैसे आज की जो तारीख है, आज के तारीख से आपका अटेम्प्ट कितना दूर है, कितने दिन आपके पास है, उन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 60 दिन है आज की तारीख से, तो इन 60 डेज में आप कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हो, यानी फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद में रिवीजन के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। तो अगर आप दोनों ग्रुप के सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप एक ग्रुप के सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो तो आप डिटेल प्लान बनाओगे कि ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, स्ट्रैटेजी और जो भी होगा आपका एंड ऑडिट। तो ये 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कैसे करोगे, कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स में बड़े टॉपिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। चैप्टर्स के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी पढ़ना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड चैप्टर्स के साथ साथ आपको आरटीपी भी देखना है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी देखना है, एमसीक्यू की तैयारी भी करनी है। तो आप क्या करोगे, पास करना आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी हो गया, उस स्ट्रेटेजी के गोल को अचीव कैसे करोगे, फिर आप अपना कैलेंडर में स्टेप वाइज रखोगे कि 10 दिन में मुझे ऑडिट के ये 3, 4, 5 जितने चैप्टर्स है वो प्रिपेयर करने हैं, रिवाइज करने हैं। साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थियरी सब्जेक्ट, आप अपने हिसाब से, यानी आपके मेंटल एबिलिटी, आपके स्किल और आपकी पढ़ाई करने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे। तो आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी एंड प्लान का डिफरेंस पता चल गया है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली हमारी, स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने का प्लान बनाया। नाउ डिस्कशन विथ एंटिटीज मैनेजमेंट। अब जिनके लिए हम ऑडिट करने वाले हैं ये हमारे ऑडिटर साहब हैं, इनके लिए हम लोग ऑडिट करने वाले हैं। तो जिनके लिए हम काम करने वाले हैं हमें उनके साथ अपना कम्युनिकेशन तो रखना पड़ेगा ना, है ना। दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ताकि जब भी हमें किसी डेटा की ज़रूरत पड़े
तो वो मैनेजमेंट हमें सही समय पर डेटा का एक्सेस प्रोवाइड कर दे। कोई अगर ऑडिट के टाइम पे कोई अड़चन आती है, कोई हर्डल आते हैं, तो हम सबसे पहले अपने इन मैनेजमेंट के पास ही जाने वाले कि भैया हमें ये प्रॉब्लम आया, इसको आप सॉल्व करा दो, अदरवाइज ये हमारे ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मित्रों, इस तरीके से आपको एंटिटी के साथ भी डिस्कशन हमेशा करते रहना है। While the auditor holds primary responsibility for the audit strategy and plan, they may discuss elements of the planning with the entity's management. This discussion can help facilitate the conduct and management of the audit engagement without compromising audit's effectiveness. तो आपको मैनेजमेंट के साथ अपना कम्युनिकेशन इस तरीके से रखना है ताकि आपका जो ऑडिट का इफेक्टिवनेस है वो कम ना हो, प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से आपका ऑडिट कंडक्ट किया जाए। यहाँ पे वर्डिंग देखो, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, यानी पूरा का पूरा प्लान डिस्कस करते नहीं बैठना है, उन्हें समरी पॉइंट्स बताते जाने कि हमें इनकी ज़रूरत है, ये काम हम करने वाले हैं, क्योंकि ऑडिट में कभी कभी सरप्राइज एलिमेंट भी ज़रूरी होता है। तो हम अपना ऑडिटर का कंप्लीट प्लान एंटिटी के सामने आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना प्रोपोर्शनेट इन्फॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है। ठीक है मित्रों, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप पूरा का पूरा प्लान मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे तो हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको मैनिपुलेट करे, और मैनिपुलेट अगर आप हो गए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, तो आपका इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑडिट का इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि ऑडिटर का मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करते वक्त ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि हमारा ऑडिट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है मित्रों, अब आखिरी पॉइंट, मेंटेनिंग ऑडिट इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेजेस। यानी ऊपर में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, इन चारों पॉइंट्स के दौरान, that means throughout the planning and execution phases, the auditor must ensure that the effectiveness of audit is not compromised। यानी किसी भी तरीके में आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, उनका कंप्लायंस हमेशा होना चाहिए। This involves maintaining independence, objectivity and a questioning mindset, that means professional skepticism। क्वेश्चनिंग माइंडसेट का मतलब होता है हमारी लैंग्वेज में, कीवर्ड है हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चनिंग माइंडसेट लिखना होगा, आप एग्जाम में हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वर्ड यूज करोगे। while adhering to ethical standards and professional skepticism। फिर से एक बार पढ़ो, मेंटेनिंग ऑडिट इफेक्टिवनेस, ऑडिट का इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी किस तरीके से मेंटेन करना है थ्रू आउट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेजेस, यानी थ्रू आउट द स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग फेज, ऑडिट का प्लान। The auditor must ensure that the effectiveness of audit is not compromised. This involves maintaining independence, objectivity and questioning mindset while adhering to the ethical standards and professional skepticism। तो पॉइंट नंबर 4 में कीवर्ड्स कौन से हैं मित्रों? ऑडिट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करो, ऑब्जेक्टिविटी, क्वेश्चनिंग माइंडसेट मेंटेन करो, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दीज आर द की पॉइंट्स इन पॉइंट नंबर 5। तो मित्रों, इस तरीके से इन 5 की पॉइंट्स में हमने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये ऑडिटर साहब की जिम्मेदारी होती है, इसको समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अब जब हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बस केवल 4 लाइन दी गई है। ये 4 लाइन जो है ऑडिटर साहब की जिम्मेदारी समझने के लिए मेरे ओपिनियन में सफिशिएंट नहीं है। जब तक हम एक रियलिस्टिक सिनेरियो स्टूडेंट्स के सामने विजुअलाइज उन्हें करने में मदद नहीं करते, उन्हें एप्रोप्रिएट लेंथ, किसी भी टॉपिक की एक एप्रोप्रिएट लेंथ होती है जो की पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आपकी सीए एग्ज़ाम पास होती है तो भी, सीए एग्ज़ाम अगर आपकी पास नहीं होती है फिर भी आपको जॉब मिलने वाला है बेस्ड ऑन आपके स्किल
एंड नॉलेज बेस। तो जब भी आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको रियलिस्टिक सिनेरियो हमेशा पता होना चाहिए। और ये ऑडिटिंग इज़ अ हाईली रियलिस्टिक सब्जेक्ट, जिसमें थियरी होती है, उस थियरी को हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट इज़ हाईली प्रैक्टिकल। आप अपना करियर ऑडिटिंग के फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो और इसमें सैलरी भी आपको अच्छी मिल सकती है, और अगर आप कंसल्टेंट बनते हो तो भी आप प्रोफेशनल फीस अच्छे तरीके से कमा सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कितना पैसा कमाओगे, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपके नॉलेज बेस के ऊपर, और ऑडिट आपने कितने अच्छे तरीके से सीखा है इसके ऊपर। तो आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करनी है और आपको प्रोफेशनल एस्पेक्ट जो है ऑडिट का वो भी अभी से सीखना शुरू करना है, ताकि जब आप इंडस्ट्री में पहले जॉब के लिए जाओ तो पहला जॉब ही आपको अच्छे सैलरी पे मिले। क्योंकि जो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, वहाँ पे जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा वो रियलिस्टिक क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। वो किताब में दिए हुए थियरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपके इंटर्नशिप के बारे में पूछेगा। इंटर्नशिप के साथ साथ आपने और क्या काम किया, कौन से प्रैक्टिकल कामों का आपको एक्सपोजर है। बेसिकली वो आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर चेक करेगा, है ना। तो आपको अभी से कोशिश करना है कि YouTube हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, वेबसाइट्स हो गई, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हो गई, यहाँ पे जितना भी आपको मटेरियल मिलता है ऑडिट से रिलेटेड, अभी से आप अपना ऑडिट का नॉलेज बेस बनाना शुरू करो, ताकि आज आप इंटरमीडिएट में हो, 1.5-2 साल के बाद फाइनल क्लियर 2 साल के बाद फाइनल क्लियर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली हम पकड़ के चलते हैं कि CA इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद 3 से 3.5 साल के बाद आप अपने पहले जॉब के लिए, कॉर्पोरेट जॉब के लिए जाओगे। तो वहाँ जाने के बाद आपके पास बहुत बढ़िया तरीके का नॉलेज बेस होना ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका डिस्कशन रिगार्डिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, जो कि एंड ऑडिट प्लान, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऑडिटर साहब की। मित्रों, अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए, ताकि CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जिन्हें ऑडिट की पढ़ाई करने के लिए वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत है, उन तक मेरा चैनल पहुंच सके और उन बच्चों को अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद हो सके। ठीक है मित्रों, तो ये बातें आप कभी मत भूलना। अच्छे से टिक मार्क लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो इम्पोर्टेंट टिक मार्क करने की आदत है उसको फॉलो करते हैं। टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट हो गया है हमारे CA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी और हमारे इंडेक्स में भी। चलो, अब हमारा काम पूरा हो गया। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और हैप्पी रहिए, ठीक है। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस तीनों ज़रूरी होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको हासिल करिए, खुद को इम्प्रूव करिए।